Please subscribe our channel and press bell icon. अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु का संवेग। तो संवेग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो संवेग के बारे में हमने पढ़ा है। संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। तो सीधी सी बात है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर किस पर करेगा? द्रव्यमान पे और वेग पे। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें द्रव्यमान और वेग पे हमें आंसर में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वॉट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? प्रतिदिन अगर हम 8 घंटे जला रहे हैं बल्ब, 8 घंटे 100 वाट के 10 बल्ब जला रहे हैं, तो अगर हमें यूनिट निकालनी है एक दिन के लिए, तो हम क्या करते हैं, जितने वॉट हमारी खपत हो रही है उसको घंटे से उसमें गुणा कर देते हैं। तो कितने वॉट खपत हो रही है? 100 वॉट के 10 बल्ब जला रहे हैं हम, तो 100 वॉट के इंटू 10 बल्ब, और कितना जला रहे हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन 8 घंटे जला रहे हैं। ये इंटू 1000 का इसमें हमें भाग देना होता है अगर हमें यूनिट निकालना है एक दिन की। तो एक दिन में जितने वॉट हम बिजली जला रहे हैं वो इंटू घंटा, कितने घंटे जला रहे हैं, कितने वॉट, अपॉन में 1000। तो इससे क्या निकलेगा? एक दिन की यूनिट निकलेगी, इकाई। तो कितना आ गया एक दिन में? ये कट जाएगा। एक दिन में हम जला रहे हैं 8 यूनिट। पूछा क्या गया है, एक महीने में कितनी यूनिट जला रहे हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक महीने की खपत पूछी गई है। तो एक महीने की खपत कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 30 कितनी हो जाएगी? 240 यूनिट। ठीक है। ये फॉर्मूला, उसमें क्या होता है कि एक दिन में जितने वॉट हम जला रहे हैं उसमें कितने घंटे हम लाइट जला रहे हैं उसका इंटू करेंगे अपॉन में 1000, तो वो एक दिन की यूनिट आ जाएगी। यहाँ पूछा गया है एक महीने की, तो 8 यूनिट एक दिन की है, तो एक महीने की यूनिट कितनी होगी? 240। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका त्वरण कितना होगा? फिर वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला त्वरण का हमें देखना है। किसी वस्तु का वेग अगर दुगना हो जाएगा तो उसका त्वरण कितना होगा? सॉरी, जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसका संवेग कितना होगा? तो संवेग का फॉर्मूला वही है, m इंटू वी। तो अगर हम वेग दुगना कर देंगे, इसको हम अगर दुगना कर देंगे, p इक्वल टू एम, इसको हमने दुगना कर दिया, तो सीधी सी बात है संवेग भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसका वजन कितना है? उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो उसका वजन पूछा है। तो वजन, वेट, भार क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी हमने देखा था इसको, इसका भी जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है आपको। तो अगर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो उसका जो भार है वो कितना होगा? वजन में कंफ्यूज नहीं होना, वजन भार एक ही चीज़ है। तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, हम जानते हैं त्वरण कितना है पृथ्वी पे? 9.8 है, तो उसका जो भार होगा वो कितना होगा? ये न्यूटन में आएगा, भार हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ना है ठीक तरीके से, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला उसमें पुटअप हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर इसका पूछ लेते कि चंद्रमा पर, तो एक चीज़ याद रखना है कि पृथ्वी का जो त्वरण है वो चंद्रमा का 1/6 भाग है। चंद्रमा पे जो त्वरण होता है वो पृथ्वी के 1/6वां भाग होता है। तो मैंने बताया था पहले भी कई बार आपको कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? क्योंकि चंद्रमा पर जो त्वरण है वो पृथ्वी का 1/6 भाग है, तो 1/6 का इसमें हम इंटू कर देंगे तो चंद्रमा पर वेट कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वेट 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेहनत नहीं करना चाहता है और वेट भी कम करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? चंद्रमा पर जाकर बस जाना चाहिए, उसका वेट अपने आप कम हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर है, 1 जूल किसके बराबर है? ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये इसको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से पूछे गए हैं। तो जूल क्या होता है? जूल कार्य का मात्रक है, और अर्ग भी क्या है? अर्ग भी कार्य का मात्रक है।
हमने पहले दिन क्लास में कुछ प्रणालियाँ पढ़ी थी मात्रक को व्यक्त करने के लिए। उसमें था MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति। तो जो जूल होता है वो होता है MKS पद्धति में कार्य का मात्रक, और जो अर्ग होता है वो होता है CGS पद्धति में कार्य का मात्रक। दोनों कार्य के ही मात्रक हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है। नॉट का उपयोग किया जाता है जब जो वायु जलयान होते हैं उनकी गति को नापने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मैथ बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए बताना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है RRB अहमदाबाद में 15 फीट प्रति सेकंड की गति मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। तो कोई वैल्यू दे रखी है इन्होंने 15 फीट पर सेकंड, ये पूछ रहे हैं इसको मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, अगर एक तरह से कहा जाए तो मीटर पर सेकंड में इसको हमें बदलना है। तो इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए कि एक फीट में कितने मीटर होता है। तो ये आपको पढ़ लेना है, गूगल में सर्च करके आप देख लेंगे तो वैल्यू सारी आ जाती हैं, तो वो आप एक बार देख लेंगे। तो वैसे एक फीट में होता है लगभग 0.3 मीटर। वैसे 0.3 नहीं होता, 0.304 करके कुछ होता है, लेकिन हम इतना लंबा हमें इंटू नहीं करना है। 0.3 हमने एक वैल्यू ले ली। तो हम क्या करेंगे, फीट को हमें मीटर में चेंज करना है। ये दोनों सेकंड सेम है, इन्हें चेंज नहीं करना है, केवल फीट को मीटर में चेंज करना है। तो हम 15 में 0.3 का इंटू कर देंगे, तो 4.5 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी फॉर्मूला पर बेस है। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। हमने पहली क्लास में देखा था, जिसने भी ज्वाइन की होगी उन्होंने देखा होगा। त्वरण का एक फॉर्मूला और होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये एक त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो कितना वेग परिवर्तन हो रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 20 से 50, यानी 30 का अंतर आ रहा है। जो 20 से 50 किलोमीटर तक वेग में परिवर्तन कर रही है गाड़ी। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, 30 किलोमीटर का परिवर्तन। और समय अंतराल कितना है, समय अंतराल है 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर का परिवर्तन उसमें हो रहा है। तो समय अंतराल कितना हो गया, 10। अच्छा, इसमें एक चीज़ रखना, समय अंतराल क्या है, सेकंड में है, 10 सेकंड में, लेकिन वेग परिवर्तन क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हमें इसको चेंज करना होगा सेकंड में। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम, 1000 × 3600 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तभी तो चेंज होगा। कैसे होगा, क्योंकि किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 होगा, और जो घंटा है उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो घंटे को पहले मिनट में चेंज करेंगे, 60 का इंटू 60 का इंटू 3600 का इंटू करेंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 3600 10, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 3 4 3600 1 2 3। तो यहाँ से 0 हटाएंगे, 1 2 3, कितना आ गया हमारा, 30/36। 0.82 सॉरी 0.83, ये हमारा त्वरण आ जाएगा। त्वरण किस में आएगा मुझे, ये त्वरण आएगा हमारा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। इन क्वेश्चंस में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे i+ लर्निंग, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप चैट ऑप्शन में जाके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए या तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। ये आवर्तकाल वाला क्वेश्चन है। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है, पहले तो हम वो देखेंगे।
तो आवर्तकाल जो होता है t इक्वल टू ये होता है 2 पाई √L अपॉन जी। तो इसमें L क्या है? L है इसमें लंबाई, और G क्या है? G है इसमें त्वरण। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है आवर्तकाल का फॉर्मूला, काफ़ी इसका यूज़ होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है यदि पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। द्रव्यमान तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो पेंडुलम की जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान कुछ भी कर दें कोई मतलब नहीं है, केवल लंबाई हमें देखना है। तो लंबाई क्या कर रहे हैं? लंबाई को ये दोगुना कर रहे हैं। तो हम दो ले लेंगे समीकरण। एक तो ये हो गया, एक हम कर देंगे T1 इक्वल टू 2 पाई। लंबाई को उन्होंने कितना कर दिया है? लंबाई को उन्होंने दोगुना कर दिया है, तो ये L हो जाएगा डबल अपॉन G। ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें आपस में, T डिवाइड T1, तो क्या आएगा? 2 पाई √L अपॉन G अपॉन 2 पाई √2L अपॉन G। ये सब कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई, L से L कट जाएगा, G से G कट जाएगा, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है इसलिए। तो क्या आ जाएगा? केवल बचेगा हमारा √1/2। तो इसको अगर हम वापस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? T इक्वल टू T1 इक्वल टू √2T। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया है, उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया है, तो आवर्तकाल हो जाएगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? √2 गुना बढ़ जाएगा, √2 इसमें आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको दुगुना कर दिया था हमने। तो यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान कुछ भी कर दो, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान कहीं नहीं है, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण G है, गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों पर निर्भर करता है आवर्तकाल। ये यहीं से क्वेश्चन फिर पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB इलाहाबाद में 2 बार, 2006 और 2009 में। फिर से RRB कोलकाता में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको घुमा के पूछा गया है सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि ऑप्शन में लंबाई दोगुनी कर दी जाए, लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। द्रव्यमान से कोई मतलब है नहीं, आपको पहले बता चुके हैं, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि, तो फॉर्मूला जो होता है वो वही है T 2 पाई √L अपॉन G। तो अगर हम दुगना करना है तो हमें क्या करना होगा? लंबाई को हम 4 गुनी कर देंगे, 2 पाई 4L अपॉन G। ठीक है, ये 2 बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पाई, यहाँ 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, √L अपॉन G। ठीक है, तो इसको 2 लिख सकते हैं इंटू 2 पाई √L अपॉन G। ये वही फॉर्मूला बन गया इसका T का। तो क्या हो गया? 2 × T। तो आवर्तकाल दुगुना कब होगा? जब हम उसकी लंबाई को 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, फिर यहीं से फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। RRB चेन्नई में पूछा गया है, RRB बेंगलोर में पूछा गया है, फिर से RRB चेन्नई में पूछा गया है। तो यही सेम क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है? अब जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी आवर्तकाल कितना होगा? चौगुनी हो जाती है तो आवर्तकाल कितना होगा? दुगना। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अगर किसी लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछा गया है, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है RRB कोलकाता में। तो इसमें पूछा गया है यदि एक सरल लोलक 1 सेकंड में दोलन F है एवं L उसकी प्रभावी लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है, 2 पाई √L अपॉन G उसका आवर्तकाल होगा। T यहाँ पे है आवर्तकाल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
फिर एक सिंपल क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है, आपको याद होगा। तो इसको रट लेना है आपको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतना वेग दे दिया जाए किसी वस्तु को तो वो पलायन कर जाएगा। पलायन कर जाने का मतलब पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इतना वेग होना जरूरी है, ये होता है पलायन वेग। इसको रट लेना है आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? ठीक है, गतिज ऊर्जा समान है, एक चलती हुई कार और एक चलता हुआ रेल इंजन, लेकिन इसमें दोनों में संवेग किसका ज़्यादा होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K = ½ mv²। इसको हम संवेग में परिवर्तन करेंगे। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। ठीक है, तो इसमें हम अगर संवेग का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, P = mv। इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो ½ mv² है। इसमें हम दोनों ओर m का इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा? ½ ये m² v² हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv²/m। mv किसका संवेग का फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं mv p² हो जाएगा ½ p²m या p²/2m। ये हो गया। तो जो कार के लिए है K1 मान लेते हैं, इसको K1 = हो गया, जो कार का संवेग है P1 उसको मान ले रहे हैं P1⁻², और इसका जो द्रव्यमान है वो m1 मान ले रहे हैं कार का। ये कार के लिए हो गया और ये इंजन के लिए। तो सेम इसी तरह इंजन को हम K2 मान लेते हैं और इसका संवेग P2⁻² और 2m2 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर रफ कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो यहाँ से क्या आया, K1 और K2 का मान आया, तो इसको हम बराबर रख देते हैं। P1² 2m1 = P2² 2m2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P1² P2² = 2m1 2m2। 2 से 2 कट जाएंगे तो m1/m2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, P1/P2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, m1/m2। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, कुल मिला के यहाँ से ये निकल रहा है कि जो संवेग होता है वो सीधा संबंध होता है उसका द्रव्यमान से। संवेग जो हमारा है P1 या P2 जो भी है वो सीधा संबंधित होता है द्रव्यमान से। ठीक है, तो क्या कार का जो द्रव्यमान है और जो रेल के इंजन का द्रव्यमान है वो समान होता है? नहीं, रेल का इंजन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है कार से। तो जब संवेग द्रव्यमान से संबंधित है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेलवे का जो इंजन है, रेल का इंजन है, उसका संवेग हमेशा ज़्यादा होगा। संवेग सीधा संबंधित होता है द्रव्यमान से, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो रेल के इंजन का द्रव्यमान कार से ज़्यादा होता है तो उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो केवल समझाने के लिए मैंने बताया है ये सारा आपको। तो इसको आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के लिए, हम इतना ही यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखे हमने अभी कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो कोई कुछ नहीं कह सकते। इस बार भी काफ़ी क्वेश्चंस जो आप अभी देख रहे हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखते जाना है, इसको रिवाइज करना है बार बार। चाहें तो आप फिर वीडियो पॉज करके या रिवाइज करके फिर दोबारा देखें। क्वेश्चन जितना आप देखेंगे, जितना क्वेश्चंस को आप देखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, एक फॉर्मूले से कई क्वेश्चंस कई वो बन रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर इनको देखें ठीक तरीके से। तो कल की क्लास में मिलेंगे, कल हम कुछ और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारा ये सीरीज़ चल रही है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम केवल क्वेश्चंस ही ज़्यादा देखेंगे, क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं वो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और हमेशा रिपीट भी होते हैं। अभी देखें हमने कई बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से एक बार इनको जरूर देखें। हमारा ऐप है i+ लर्निंग, उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसके अंदर आएंगे तो उसमें काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज डली हुई हैं, आप उनको दे सकते हैं। चैट ऑप्शन पे आके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कैसे करना है, तो हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद चैट ऑप्शन में जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, i+ लर्निंग यूट्यूब पे उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको ज़रूर बताएं। तो कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस लेके। थैंक यू।